BB Toons. एक कहानी सुखपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी गीता और एक बेटी जिसका नाम सुखी थी, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। रमेश के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती करके वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उत्पादक नहीं थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगती है। एक दिन इसी चिंता में वो अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरी जमीन से फसल कम हो रही है। लगता है मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। या तो कोई और जमीन लेकर काम करना होगा, या फिर खेती के अलावा कोई और काम शुरू करना होगा। अभी मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो गीता से बात कर देखता हूँ, वह क्या कहती है। रमेश तुरंत अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी गीता से बातें करते हैं। गीता सुनो, हमारी जमीन अब पहले जैसे उभर नहीं रही। अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं मिट्टी और खराब ना हो जाए। क्या मैं इस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं? हर साल थोड़ा थोड़ा खोड़ा खाद डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह फिर से उबर जाएगी। फिर मैं उसमें खेती शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे हमारी जमीन भी सही रहेगी और फसल भी अच्छी होगी। लेकिन तब तक हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे पास दूसरी जमीन तो नहीं है। सुखी की पढ़ाई का खर्चा कैसे निकाले? रमेश, तुम एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के ठाकुर साहब से मिल लीजिए। वह बहुत अच्छे और नेक दिल है। वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ, ठीक रहेगा, क्योंकि ठाकुर साहब अगर कोई नया काम करने को कहेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। अगली सुबह रमेश ठाकुर साहब से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। रमेश ठाकुर साहब के घर पहुंचा और उन्हें आवाज दी। ठाकुर साहब, क्या आप घर पर हैं? अरे आओ रमेश बेटा, बोलो क्या हुआ। हाँ ठाकुर साहब, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रमेश ने जल्द ही ठाकुर साहब को अपने खेत की हालत बता दी। सब सुन के उन्होंने कहा, तो इसमें परेशान क्या होना बेटा। ठाकुर साहब, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती करके मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैं आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं किया। तो अब समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना। रमेश, तुम एक काम करो, तो मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करो। वह जमीन अभी खाली है, तुम उसमें खेती करो और जो फसल होगी वो तुम्हारे घर के काम आएगी। ठाकुर साहब, लेकिन इससे आपको नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरी जमीन की देख रेख भी कर दोगे और मुझे भी थोड़ी जिम्मेदारी कम होगी, क्योंकि अब तो मेरा बेटा भी शहर में रहता है। इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। रमेश ने ठाकुर साहब का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आया। उसने गीता को सब कुछ बताया। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी चिंता खत्म हो गई। अगली सुबह रमेश ठाकुर साहब के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है, तो सोचता है, ठाकुर साहब की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए गीता को बोलकर जाता हूँ। गीता, जरा सुनो यहाँ पर। रमेश को बुलाते सुन गीता वह आती है और पूछती है, बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ गीता सुनो, ठाकुर साहब का खेत गांव के बाहर है।
तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और सुखी खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आता हूँ, वह लेकर ही जाना। फिर क्या था, रमेश अपना खाने का डब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो अब पहुंच गया हूं तो फटाफट से खेत पर काम शुरू कर देता हूं। रमेश अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करने लगता है। रमेश को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही रमेश चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ रमेश सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को पता नहीं चलती है। सुबह के बाद अब रात हो जाती है और गीता रमेश का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतना परेशान देखकर सुखी पूछती है, क्या हुआ माँ? बाबा अब तक क्यों नहीं आए? बहुत देर हो गई है। आप जाकर आराम कीजिए और परेशान ना होना। सुखी की बात सुनकर गीता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब गीता देखती है कि रमेश अब तक घर नहीं आया है, तो वह परेशान होकर सीधा ठाकुर साहब से मिलने उनके घर की तरफ चली जाती है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, रमेश कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गया था, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? रमेश कल से गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ ठाकुर साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात के बाद सुबह हो गई है, पर वह अब तक नहीं आए हैं। सब सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, तुम चिंता ना करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि आखिरकार रमेश है कहाँ। ठाकुर साहब ने तुरंत अपने घर में काम करने वाले मोहन को रमेश को ढूंढने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद मोहन ठाकुर साहब के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर वह डर जाता है। अरे बाप रे, रमेश तो बेहोश है। मुझे अभी जाकर ठाकुर साहब को बताना होगा। मोहन वहां से भागता भागता ठाकुर साहब के घर के लिए निकल जाता है। मोहन जैसे ही ठाकुर साहब के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही ठाकुर साहब उसे पूछने लगता है, क्या हुआ मोहन? तुम इतनी दूर से भागते हुए क्यों आए हो? और क्या तुमने रमेश को कहीं देखा? मोहन ने ठाकुर साहब को सारी बात बता दी जो उसने खेत में देखी थी। मोहन जब ठाकुर साहब को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पास में खड़ी गीता भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। मोहन, तुम सबसे पहले डॉक्टर को लेकर आओ। मैं गीता बेटी को लेकर और रमेश को लेकर उनके घर पहुंचता हूँ। मोहन को डॉक्टर के पास भेजने के बाद ठाकुर साहब गीता को समझाने लगता है, गीता बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर क्या था, ठाकुर साहब गीता को लेकर रमेश को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ मोहन डॉक्टर को बुलाने जाता है। ठाकुर साहब और गीता जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश बेहोश हालत में खेत में गिरा हुआ था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। कुछ देर में वे दोनों रमेश को घर ले आते हैं और कुछ देर में मोहन भी डॉक्टर को ले आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब कैसी है रमेश की हालत? देखिए ठाकुर साहब, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर रमेश की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर काटने वाली दवा दे दी है, परंतु जहर रमेश के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह गंभीर बेहोशी के हालात में चला गया है। गंभीर बेहोशी? ये क्या होता है डॉक्टर साहब?
गंभीर बेहोशी के हालात में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हरकत नहीं होती है और ये अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते। देखिए जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिला कर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे है। डॉक्टर ने रमेश की हालत के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। देखो गीता बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम रमेश की अच्छी तरह देखभाल करो, देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। हर महीने में तुम्हारे लिए और सुखी के लिए मदद भेजता रहूंगा। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद सुखी अपने माँ से कहती है, माँ बाबा की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बेटी तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, घर संभालोगी, क्या क्या करोगी? उसे अच्छा है कि मैं कुछ काम करती हूँ। बेटी तुम चिंता क्यों करती हो? तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो, बाबा के सपने पूरी करनी है ना तुम्हें। तुम बस उसे पर ध्यान दो, बाकी तुम्हारी माँ है ना, वे सब संभाल लेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गीता कुछ समझ नहीं पा रही थी, तभी उसने सोचा, मुझे ठाकुर साहब से मिलना होगा, उनके खेत में मैं काम करूंगी और उसी से अपना घर चलाऊंगी। गीता ने ठाकुर साहब से मिलने का फैसला किया। उसने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, मुझे आपकी जमीन पर काम करने की इजाजत चाहिए ताकि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं। गीता बेटी, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घर के खर्च का ख्याल रखूंगा। नहीं ठाकुर साहब, मैं अपने घर के खर्चे खुद कमाना चाहती हूँ, आप बुरा मत मानिए। और मुझे अपने पति के सपने पूरे करने हैं और अपने सुखी को बड़ा ऑफिसर बना देखना चाहती हूँ। कृपया करके मुझे इजाजत दीजिए। ठाकुर साहब ने गीता की हिम्मत देखी और उसे अपने गांव के अंदर वाले खेत पर काम करने की इजाजत दे दी। वो सुबह खेत पर काम करती और दोपहर को गांव के घरों में काम करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसल अच्छी हुई और घर का खर्चा चलने लगा। कुछ महीने बाद रमेश भी ठीक हो जाते हैं और कुछ सालों बाद सुखी भी बड़ा डॉक्टर बन जाती है। माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेहनत और समर्पण की वजह से हूँ। हाँ बेटी, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। गीता के समर्पण और साहस ने एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले आज भी उनकी कहानी को सुनाते हैं और ये बताते हैं कि एक माँ का समर्पण किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह माँ का त्याग की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। अगर माँ चाहे तो कुछ भी मुमकिन है। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।